चमकते हुए सितारे ने जन्म लिया और 8 दशकों से अधिक की लौकिक यात्रा के पश्चात इस महिम असीम ब्रह्मांड में विलीन हो गए। सब ईश्वर और कीर्ति के हाथ में है। बूंदी के व्यास परिवार में ईश्वरीय वरदान साबित हुए डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। प्राचीन बूंदी नगरी संस्कृत साहित्य, प्राचीन परंपरा, कर्मकांड, ज्योतिष, कार्य शास्त्र और चित्रकला के क्षेत्र में प्रमुखता से काम कर रही है। विद्वत समाज में बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। यह नगर डिंगल के सुविख्यात कवि सूर्यमल तथा आधुनिक युग से सुपरिचित उपन्यासकार लज्जाराम मेहता एवं मनमोहन ठाकुर की जन्म और कर्मस्थली है। यहाँ की चित्रशाला विश्व प्रसिद्ध है। कला साहित्य में बूंदी शैली का प्रमुख स्थान है। पंडित भोलाशंकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इसी प्रकार के साहित्य और सांस्कृतिक कलावृत्ति में हुई। श्रद्धेय ज्येष्ठ पिता डॉक्टर भोलाशंकर जी को हम बड़े बाबू साहब के नाम से संबोधित करते थे। हम बूंदी के व्यास परिवार से संबंध रखते हैं, जो बूंदी नरेशों के राजगुरु का परिवार रहा है। बूंदी नरेश के सरस्वती भंडार का पूर्ण कार्यभार पितामह पंडित गोवर्धन जी व्यास पर ही था। पितामह गोवर्धन जी व्यास तथा ताऊ जी पंडित कन्हैया लाल जी शास्त्री अपने समय के विख्यात व्याकरण शास्त्री थे। भोलाशंकर व्यास जी के पिता पंडित शिवदत्त व्यास एक शिक्षक के साथ श्री भगवत गीता के कथावाचक थे। हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पंडित शिवदत्त जी के बड़े पुत्र के रूप में डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने देश और विदेश में अपनी शिक्षा और विद्या के माध्यम से बूंदी के साथ साथ काशी की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा का विद्या मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी विद्वता का परचम लहराया और भाषा विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों को अपने विशिष्ट विचारों से समृद्ध किया। सदियों तक ऐसे मनीषियों को याद किया जाता है जो साहित्य सर्जक होते हैं। देर सवेर उनके कार्यों को शोधार्थी ढूंढ ही लाते हैं। संस्कृत साहित्य की शास्त्रीय परंपरा और शक्ति को हिंदी भाषा में निरूपित कर उसे विकसित करने का प्रथम रचनाकार आचार्य केशवदास जी माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी वाङ्मय के शास्त्रकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बलदेव उपाध्याय और भोलाशंकर व्यास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य भोलाशंकर व्यास जी ने परंपरागत शास्त्र में नई व्यवस्था, मत और लोक सिद्धांत को आरोपित करने का कार्य भी किया, जिसके कारण उनकी गणना आचार्यों की पंक्तियों में आती है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अघोषित अध्यापक थे। साहित्यकार और कवि किशन दाधीच ने अपने लेख सिद्धांजलि वन स्मृति में लिखा है कि ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत के वे अधिकारी विद्वान थे। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर के बृहद संस्करण और हिंदी साहित्य कोश के पहले खंड का संपादन आपने ही शुरू किया था। हिंदी साहित्य में दोनों ही ग्रंथ मील के पत्थर माने जाते हैं। ये नागरिक प्रचारणी सभा साहित्य अकादमी, प्रयाग, उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान और संगीत साहित्य अकादमी के सदस्य मनोनीत किए गए। राजस्थान साहित्य अकादमी ने इन्हें अपने सर्वोच्च अलंकरण और साहित्य मनीषी की डिग्री से अलंकृत किया। भारतीय ज्ञानपीठ से भोलाशंकर व्यास जी के उपन्यास समुद्र संगम का प्रकाशित हुआ। 1962 में आचार्य भोलाशंकर व्यास जी अपनी शिक्षा और प्रतिभा के बल पर प्रोफेसर पद पर आए और हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर आसीन हुए। हिंदी विभाग के राजनीति और आंतरिक तानाशाही का बहुत कुछ वर्णन डॉक्टर सुखदेव सिंह जी ने अपनी एक पुस्तक में किया है, जहां तत्कालीन अध्यापकों के व्यक्तित्व को आकर्षण ढंग से पेश किया गया है। सभी के बीच उनके समान आदर भाव और स्नेह प्राप्त हुआ। उनकी कद काठी,
5 फुट के दुबले पतले गोरे अंग्रेज से की जा सकती है। उनको आरंभ से ही सलीके से रहना और अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। युवा काल की फोटो में उनके चेहरे की चमक में भविष्य की दमक दिखाई पड़ती है। कम उम्र में विवाह हो गया और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने घर परिवार को प्राथमिकता दी। बड़ी अम्मा प्राथमिक स्तर की ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अम्मा जी को कमतर नहीं समझा। उन्हीं के बनाए हुए नियमों को माना और अंत तक पूर्ण समर्पित होकर रहे। कभी कभी कुछ विद्वानों के अंतर्मुखी प्रतिभा को मुखरित करने में वर्षों लग जाते हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी अध्ययनशील और चिंतक रहे। वे विशुद्ध रूप से एक अच्छे छात्र थे, जिसे अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु अपने को पढ़ाई में झोंक देना अच्छा लगता था। उनके 2 तल वाला मकान जो संकट मोचन कॉलोनी में है, हम उसे ही अपना घर समझते थे, क्योंकि वहाँ बड़े भोला शंकर व्यास जी और अम्मा जी, बड़े भैया जी लक्ष्मीदत्त व्यास, छोटे भैया राजेंद्र जी और बड़ी दीदी वसुमती और छोटी दीदी वासोदत्ता रहते थे। वहीं हमारे लिए बूंदी का घर था। सारे 30 त्योहार, व्रत और रीति रिवाजों और परंपराओं एवं संयुक्त परिवार की भावनाएं सम्मिलित थीं। भोला शंकर व्यास जी के छोटे भाई श्री भगवान दत्त व्यास बनारस के ब्रिज एन्क्लेव कॉलोनी सुंदरपुर में रहते हैं। उनकी बड़ी पुत्री मैं वसुंधरा और छोटी पुत्री वंदना, एक भाई राकेश है। वसुंधरा नाम भी बड़े बाबू साहब भोला शंकर व्यास जी का ही दिया हुआ है। बड़े भाई की प्रेरणा से छोटे भाई भगवान दत्त ने पढ़ाई पूरी कर LIC में नौकरी की और मैनेजर होकर अवकाश प्राप्त किया। भोला शंकर जी चाहते तो वो BHU में उनकी नौकरी लगवा देते, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पद का कभी अनावश्यक लाभ नहीं उठाया। मुझे याद है, मेरे विवाह के पश्चात मैंने हिंदी में MA करने के लिए बड़े बाबू साहब की सलाह ली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी करना है तो कलकत्ता में ही रह के करो। मैंने कहा मैं BHU की विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए यहाँ दाखिला लेना सहज होगा। ससुराल से परीक्षा के समय आ जाऊंगी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि मैं हिंदी विषय लूँ, क्योंकि वे हिंदी विभाग में थे। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं कोई यह न कर दे कि भोला शंकर जी की भतीजी है, इसीलिए इनको विशेष सुविधा मिल रही है। मेरी छोटी बहन वंदना ने दृश्य कला में मूर्ति कला से MFA किया है। भोला शंकर जी की बड़ी पुत्री ने समाज शास्त्र से और छोटी पुत्री ने संस्कृत से MA की डिग्री प्राप्त की। हिंदी विषय लेने के लिए भोला शंकर व्यास जी की अनुमति लेनी पड़ी। जेठ होने के कारण मेरी माँ कृष्णा व्यास ने, जो भोला शंकर व्यास जी से घूंघट करती थी और उनसे बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, मारवाड़ी परिवार के सभी रीति रिवाज और संस्कारों को घर की बहुओं ने निभाया। समयानुसार घर के सभी सदस्यों को अपनी बात पूरा करने का अधिकार था। भोला शंकर व्यास जी बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। थोड़ी देर कुछ बहस होने के बाद फिर सकारात्मक हुआ निर्णय। माँ ने साहस किया और मुझे हिंदी में MA करने की सहमति मिल गई। लड़की को पढ़ाना चाहिए, ईश्वर न करे कुछ आगे जाकर अनहोनी हो गई तो आत्मनिर्भर बन सके। इस बात पर सभी ने मोहर लगाई और बस मुझे एक ही शर्त पर यह करने के लिए कहा गया कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना होगा। यह मेरे वैवाहिक जीवन में लिया गया एक चुनौतीपूर्ण कदम था। उस समय मारवाड़ी परिवार में ससुराल में लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर गृहस्थी संभालना ही प्रमुख कार्य होता था, लेकिन ससुराल में मुझे पति और ससुर की उदारवादी दृष्टि का लाभ मिला और मैं परीक्षा देने के लिए बनारस आई। फिर तो भोला शंकर व्यास जी ने कलकत्ता के प्रमुख विद्वान पद्मश्री कृष्ण बिहारी मिश्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष कल्याणमल लोढ़ा जी से मेरा परिचय करवा दिया। उन्होंने मुझे अपने साहित्यिक परिवार का अंग मान लिया। इस विभाग में MA करते हुए 1980 में मुझे भोला शंकर व्यास जी की शिष्या बनने का सुअवसर मिला, जिसे मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। उनकी कक्षाएं बहुत ही गंभीर और गहरी व्याख्याएं लिए होती थीं।
भाषा विज्ञान और कवि बिहारी आदि विषयों पर कक्षाओं में एक विशिष्ट श्रृंखला का रूप में व्याख्यान होते थे। एक दोहे या अध्याय का पर पूरा सप्ताह भी कम पड़ जाता था। हम उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान को नोट्स लिखते रहते थे, एक भी कक्षा नहीं छोड़ते थे। संभवतः माता पिता और बड़े बाबू साहब के अप्रत्यक्ष संस्कार मेरे भीतर स्थित थे। हम भाग्यशाली थे कि हमारी पीढ़ी को इस प्रकार के गुरु मिले। बिना किसी नोट्स के उदाहरण सहित समझाना उनकी विद्वता को दर्शाता है, साथ ही उनकी ग्रहण शक्ति का भी परिचय मिलता है। उस समय डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर ज्योतिराम यादव, डॉक्टर विजयपाल सिंह, डॉक्टर विजय शंकर मल, डॉक्टर काशीनाथ सिंह आदि मूलधन विद्वानों से पढ़ने का अवसर मिला। बीए में मेरी गुरु प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी जी रहीं, जिनका आशीर्वाद मिला। एमए की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई तो आगे पीएचडी करने के लिए बड़े बाबू साहब